नमस्कार साथियों। तो अभी एक न्यूज निकल के आ रही है। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी गई है। न्यूज को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे सरकारी कर्मचारियों के हाथ कुबेर का खजाना का चाबी दे दिया गया है। खैर, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप तक सही जानकारी पहुंचाना मेरा भी कर्तव्य है। तो मोटा मोटी न्यूज ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो अंग्रेज़ों के समय से चलती आ रही थी, आज़ादी के बाद से चलती आ रही थी, उसको जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम से रिप्लेस कर दिया। फिर 20 साल बाद 2024 में, आज का डेट याद रखिए 24 अगस्त 2024 को, इन्होंने एक नई पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको 1/4/2025 यानी 1 अप्रैल 2025 अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर से इनिशिएट किया जाएगा। ठीक है, देखिए, सरकार और मीडिया इसको वरदान की तरह पेश करने के होड़ में लगी हुई है, पर यह क्या सच में वरदान है या फिर आसमान से गिरा और खजूर में लटका वाला सिचुएशन है। देखिए, 10 मुंह 10 बातें। तो सीधे चलते हैं गवर्नमेंट के प्रेस रिलीज पे। देखिए, 24 अगस्त 2024 8:33 PM PIB दिल्ली की प्रेस रिलीज है। कैबिनेट अप्रूव्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसमें क्या खराबियां हैं, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आसमान से गिरा और खजूर पे लटका। ठीक है, आपकी जो भी कन्फ्यूजन है हर एक पॉइंट को क्लियर कर दूंगा और एक कैलकुलेशन के तहत मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि आखिर में NPS और UPS दोनों में बेटर क्या हो जा रहा है, क्यों NPS मेरे नज़र में UPS से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो वीडियो के आखिरी तक बनते रहिए, आपसे कोई भी जानकारी नहीं छूटेगी। उसके पहले जानते हैं कि पेंशन क्या है। तो पेंशन सरकारी या निजी संस्थाओं द्वारा पूर्व कर्मचारियों को उनकी अधिक आयु या खराब स्वास्थ्य के कारण सेवानिवृत्ति के बाद नियमित रूप से दिया जाने वाला वेतनांश है। कहने का मतलब, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने जीवन का लगभग 60% हिस्सा गवर्नमेंट के सेवा में बिता देता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है, वो काम करने में समर्थ नहीं होता है या उसकी स्वास्थ्य खराब हो जाती है, तो जो सरकार एक नियमित रूप से जो भत्ता देती है उसका जीवन यापन करने के लिए, उसे ही पेंशन कहते हैं। कहने का मतलब, पेंशन एक तरह का हक है। अपने उस संस्था को 60% अपने जीवन का दिया है, तो वह एक कोई भीख नहीं है, वह एक हक है। ठीक है, तो पहले जानते हैं इस स्कीम का जो मास्टर स्ट्रोक, कुबेर के खजाने का चाबी किसको किसको दिया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हुए हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में ये नेवी है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आते हैं, उसके साथ केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, इनके एम्प्लॉय आएंगे। ठीक है, जिसमें लगभग 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इस सेवा का लाभ मिलेगा। बाकी भी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था हैं, जो भी मिनिस्ट्री, होम अफेयर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक, सभी लोग इस स्कीम के अंदर आएंगे। देखिए, UPS को जानने के पहले सबसे ज़रूरी है कि आप जो अभी एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम, उसे जानें, और आखिर में OPS और UPS में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ताकि आप एक हेल्दी कंपैरिजन कर सकें। क्यों अभी तक एम्प्लॉय की मांग थी कि OPS लाया जाए। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से चली आ रही थी, जिसको 1947 में आज़ादी के बाद एक स्ट्रक्चर वे में, उसको फॉर्मलाइज्ड वे में फ्रेम किया गया। ठीक है, इसमें क्या थी, जब आप रिटायर कर जाते हैं, ठीक है, तो आपको पेंशन मिलेगी, यानी पेंशनर को पेंशन मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट। लगभग आप
60 साल की आयु जब अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तो सरकार मानती है कि आप उस कार्य को नहीं कर सकते हैं और आपको आराम की ज़रूरत है, तो आप जाइए आराम आराम कीजिए। उसके लिए सरकार क्या देती है, रिटायरमेंट दे देती है। तो उसके लिए एक भत्ता देती थी जिसको पेंशन बोलते थे। इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी कि आपकी सर्विस मिनिमम 10 साल हुई है। कहने का मतलब अगर आप 1980 में सर्विस ज्वाइन किए और 85 में क्विट कर दिए, तो 5 साल में अगर आपने क्विट कर दिया तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। बट अगर आपने 1980 में ज्वाइन किया और 1990 के बाद अगर आप क्विट करते हैं तब आपको पेंशन दी जाएगी, ठीक है। हमारे माननीय एमपी एमएलए, ठीक, अगर एक दिन के लिए भी एमपी एमएलए बनते हैं तो उनको पेंशन दी जाती है, और वो पेंशन जो दी जाती है वो इनकम टैक्स फ्री होती है। प्लस एक बात और मैं बता दूं, अगर वो 5 बार एमपी बनते हैं तो उनको 5 बार का पेंशन दिया जाता है, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये 10 साल की सर्विस आपने दे दिया, उसके बाद आपको ओपीएस मिलेगा। कितना मिलेगा उसका क्राइटेरिया ये था कि 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन, यानी जो जब आप रिटायर कर रहे हो तो जो आखिरी मंथ का जो सैलरी होगा उसके बेसिक प्लस डीए का, ध्यान दीजिएगा, जो आखिरी सैलरी होगा उसके बेसिक प्लस डीए, डीए यानी महंगाई भत्ता का 50% अमाउंट आपको पर मंथ एज ए रिटायरमेंट एज ए पेंशन दिया जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। या फिर एवरेज अर्निंग ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी, यानी आपके जो पिछले 10 महीने का सैलरी था उसका जो एवरेज अमाउंट था, इन दोनों में जो भी ज़्यादा होगा उसको आपको पर मंथ दिया जाएगा। समझ में आ गया। ये जो अमाउंट होगी पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। यह ओपीएस यानी पेंशन कब तक दिया जाएगा, तो लाइफ लॉन्ग, यानी जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक दिया जाएगा। टैक्स फ्री होगी, साथ में आपको डीए बेनिफिट मिलेगा। जैसे सरकार साल में 2 बार डीए बेनिफिट देती है। कहने का मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है, तो उस आधार पे गवर्नमेंट डीए डिसाइड करती है। तो आपको डीए की भी बेनिफिट मिलती थी, लाइफ लॉन्ग टैक्स फ्री। एक कब मिलती थी पेंशन, या तो आप रिटायर कर जा रहे हो, या अगर आप रिटायर करने के पहले डेथ कर जा रहे हो, या रिटायरमेंट के बाद डेथ कर जाते हो, तो आपके फैमिली को एक पेंशन अमाउंट दिया जाता था। सबसे बड़ा बात जो है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो है जीरो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, यानी आपने सेवा गवर्नमेंट को दिया, ठीक है, और जब आप रिटायर कर जाते हो तो जो आपको गवर्नमेंट पेंशन दे रही है तो उसके लिए आपसे कोई अमाउंट चार्ज नहीं कर रही है, यानी आपका उसमें कंट्रीब्यूशन जीरो है। जो भी खर्च आएगा वो गवर्नमेंट खुद से पे कर रहा है। पर ट्विस्ट आता है 1 जनवरी 2004 को। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी, बीजेपी द्वारा लीड की जा रही थी। तो इन्होंने एक एनपीएस लाया, न्यू पेंशन स्कीम, जिसको ओल्ड पेंशन स्कीम से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। इसमें भी थी कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन दी जाएगी, पर ट्विस्ट यहाँ है, यहाँ पे था जीरो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, यानी आपसे पेंशन के नाम पे कोई अमाउंट चार्ज नहीं किया जाता था। पर अब आपका जो भी बेसिक प्लस डीए होगा, यानी आप जब जिस दिन जॉब पे आओगे, जिस दिन जॉब में आओगे, पहली जो सैलरी होगी उससे लेके आखिरी सैलरी तक जितना भी सैलरी बनेगा उसके बेसिक प्लस डीए का 10% डिडक्ट हो जाएगा। किसके नाम पे, एनपीएस के नाम पे, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम के नाम पे डिडक्ट हो जाएगा। प्लस गवर्नमेंट क्या करेगा, आपने 10% कंट्रीब्यूट किया है तो गवर्नमेंट इसमें 14% कंट्रीब्यूट कर देगा, यानी हो गया आपके बेसिक प्लस डीए का लगभग 24%। यानी हर महीने आपके बेसिक प्लस डीए का 24%, जिसमें 10% आपका योगदान है और 14% गवर्नमेंट का योगदान है, ये कहाँ चला गया, एनपीएस के नाम पे। चल ठीक है। अब ये अमाउंट को
क्या किया जाता है, LIC में इन्वेस्ट किया जाता है, SBI में इन्वेस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट के बॉन्ड पेपर में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें मार्केट के हिसाब से लगभग 8 से 9% का सालाना इंटरेस्ट मिल जाता है। यानी 24% का आपका बेसिक प्लस DA का हर मंथ एक टर्म डिपॉजिट हो रहा है, जिसमें 8 से 9% का ब्याज भी मिल रहा है। अब देखिए, अब इसको आपको मिलेगा कैसे, ठीक है। अब आते हैं विथड्रॉ पे। तो जब आप रिटायर कर जाओगे, ठीक है, उस दिन आपको पूरे अमाउंट का लगभग 60% यानी 60% लमसम अमाउंट आपको इन हैंड कैश मिल जाएगा। सब समझ में आ गया, जो कि पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। और जो रेस्ट अमाउंट होगा 40% वो टैक्सेबल होगा। और ये जो 40% है ये आपको मंथली बेसिस पे, ठीक है, एक टर्म वाइज दिया जाएगा। इतना क्लियर है। अच्छा, OPS सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था, पर NPS 2009 में सेल्फ एम्प्लॉयड या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए भी ओपन कर दिया गया, जिसमें आप मिनिमम 500 रुपये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं थी। इसके तहत आप ये जो पर मंथ जो कंट्रीब्यूट करते हैं 10% ऑफ बेसिक एंड DA, इसकी आप इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते थे अंडर सेक्शन 80C, मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं मास्टर स्ट्रोक कुबेर का चाबी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। इसको 24 अगस्त 2024 8:33, ठीक, एक शुभ मुहूर्त में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको 1/4/2025 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इसको लागू कर दिया जाएगा। देखिए, यूनिफाइड का मतलब होता है एकीकृत करना, यानी संगठित करना, ब्रिंग टुगेदर। तो ब्रिंग टुगेदर तो ही तो है, आसमान को और खजूर के पेड़ को एक साथ ला दिया, तो ब्रिंग टुगेदर। देखिए इसमें क्या है, एक एक पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखिए। एस्योर्ड पेंशन 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर लास्ट 12 मंथ प्रियर द रिटायरमेंट। कहने का मतलब समझिए, यहाँ पे देखिए OPS में जो थी 50% मिलती थी, बट बेसिक प्लस DA का मिलता था। यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक का मिलेगा, ठीक है। अच्छा, OPS में लास्ट अमाउंट यानी आपका जो लास्ट पेमेंट बनेगा उसके बेसिक प्लस DA का 50%, पर यहाँ पे क्या है, आपका आप जब रिटायर करोगे उसके प्रीवियस 12 मंथ के बेसिक सैलरी का जो एवरेज होगा उसका 50% दिया जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, 10 साल बाद 10 साल की सर्विस हो उसके बाद आपको पेंशन मिल जाती है, आप उसके लिए एलिजिबल हो। जैसे MP MLA एक घंटे के लिए भी बनते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं, पर UPS के लिए यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए आपको कम से कम 25 साल की नौकरी पूरा करनी होगी, तब आपको ये सुविधा का लाभ मिलेगा। अगर आपकी उससे कम है, जैसे 10 साल की ही सर्विस है, तो आपको मिनिमम जो पेंशन मिलेगा वो 10,000 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आप डेथ कर जाते हो तो आपको जो पेंशन मिल रहा था उसका 60% मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई लोग इसको बता रहे हैं कि आपको 60% मिलेगा आपके फैमिली को, बट वैसा नहीं है। जैसे अगर आपको 50,000 पेंशन मिल रहा है, ठीक है, जून में, और अगर आप जुलाई में डेथ कर जाते हो तो आपको इसका 60% यानी आपको जो पेंशन मिल रहा है उसका 60% यानी लगभग 30,000 आपके फैमिली को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें डियरनेस अलाउंस दी जाएगी। एक बात की है, पहले भी डियरनेस अलाउंस दी जाती थी, अभी भी आपको डियरनेस अलाउंस दी जाएगी। साथ में जब आप रिटायर करोगे तो 6 महीना का ग्रेटिट्यूटी यानी एक तरह का टोकन ऑफ थैंक्स, आपने मेरे वहाँ वर्क किया, अपने जीवन का 60% हिस्सा दिया और साथ में आपने 10% कंट्रीब्यूशन भी किया, तो उसके जगह पे एक टोकन ऑफ थैंक्स दिया जाता है, एक बुके दिया जाता है जो 6 महीने के आपके सैलरी के बराबर होता है, ठीक है। आइए हिंदी में देखते हैं। सुनिश्चित पेंशन 25 वर्ष की न्यूनतम आहर्क सेवा
सेवानिवृत्त से पहले अंतिम 12 महीनों के प्राप्त औसत मूल्य वेतन का 50%, या वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा। उसके बाद मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60%, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह महंगाई सूचांक मिलेगा। अब तीनों में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। ओपीएस कब आया था? ब्रिटिश एरा के साथ ही आया था। 1947 में इसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में फ्रेम किया गया। एनपीएस 1 जनवरी 2004 और यूपीएस जो आएगी 1 अप्रैल 2025 में आएगी। आपके पास हर एम्प्लॉय के पास चॉइस होगा, या तो एनपीएस के साथ जा सकता है या फिर यूपीएस के साथ जा सकता है। ओपीएस में क्या था? आपको 10 वर्ष की सेवा देना जरूरी था। अभी भी वही है, 10 ईयर की मिनिमम आपको सर्विस देनी है, जिसमें आपको 10,000 की पेंशन दी जाएगी। पर आपको जो 50% अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 25 ईयर का सर्विस देना पड़ेगा। एनपीएस में ऐसी कोई भी क्राइटेरिया नहीं थी। ओपीएस में क्या था? 50% ऑफ लास्ट सैलरी का बेसिक प्लस डीए का 50%, आपके लास्ट सैलरी का जब आप रिटायर कर रहे हो उसका जो सबसे आखिरी सैलरी होगा उसके बेसिक प्लस डीए का 50% आपको पर मंथ पेंशन एज ए पेंशन दी जाएगी। पर यूपीएस में क्या है? 50% ऑफ एवरेज बेसिक ऑफ लास्ट 12 मंथ, यानी जो आपके रिटायरमेंट के पहले जो 12 महीना होगा उसका जो एवरेज सैलरी होगा सिर्फ बेसिक का, उसका 50% दिया जाएगा। एनपीएस में क्या था? जब आप रिटायर हो जाओगे तो जो आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है उसका 60% आप विड्रॉ लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा, प्लस 40% आपको टर्म बेसिस पे मिलेगा। ओपीएस में जीरो एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन, यानी जो भी हिस्सेदारी थी गवर्नमेंट की थी। एनपीएस में 14% गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन थी, 10% आपकी कंट्रीब्यूशन थी, ठीक है। सबका साथ सबका विकास हो रहा था। पर यूपीएस में क्या है? 10% आपकी थी, अभी भी 10% रहेगी। गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन 18.5% हो जाएगी, ठीक है, जिसको हर 3 साल में रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। आपके वाले को नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट वाले को। उसके बाद ओपीएस टैक्स फ्री थी। एनपीएस टैक्स फ्री थी 60%, बाकी जो 40% अमाउंट था वो टैक्सेबल था। यूपीएस को लेके अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है टैक्स को लेके, बट जहाँ तक चांसेज है टैक्स फ्री होनी चाहिए। ओपीएस जो थी लाइफ लॉन्ग थी। एनपीएस जो थी बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट थी। यूपीएस भी जो होगी लाइफ लॉन्ग ही होगी। डीए की बेनिफिट ओपीएस में भी मिलता था, यूपीएस में भी मिलेगा। एनपीएस में वो बेनिफिट नहीं मिलता था डीए का, क्योंकि वो तो आप ही के अमाउंट को एक टर्म बेसिस पे दिया जाता था। अब बात करते हैं कि क्या एनपीएस अच्छा है या यूपीएस अच्छा है, ठीक है। एक कैलकुलेशन देखते हैं। अगर अभी आप जॉब ज्वाइन किए हो, ठीक है, तो आपकी 5,000 रुपये कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में, ठीक है। गवर्नमेंट का मिला देंगे तो लगभग 6,000 एवरेज ले लेते हैं, लगभग 11,000, ठीक। एक लमसम अमाउंट ले रहे हैं, क्लियर फिगर ले रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन में आपको कोई कैलकुलेशन समझने में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो लगभग 11,000। पर आज आप 5,000 आपका कट रहा है ना। आपकी नौकरी कितने साल की है? 30 साल 35 साल। तो उस समय तक मिनिमम जो होगी 10 साल आपकी अपनी पर्सनल कंट्रीब्यूशन 10,000 होगी। तो गवर्नमेंट इसमें 14,000 कंट्रीब्यूट करेगा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपकी हो गई 24,000। मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, एक एवरेज। तो ये जो 24,000 की अमाउंट है और अभी 11,000 की अमाउंट है, इसके बीच का एक अमाउंट ले ले तो लगभग 20,000 एवरेज, ठीक। यानी 20,000 रुपये पर मंथ आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूट हो रहा है। यानी पर मंथ 12 से डिवाइड कर दें, और अगर इसको 35 साल के लिए, ये लगभग हो गया, और इसको अगर 35 साल के लिए कर देते हैं, चलिए, ठीक, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन, तो 20,000 रुपये आपकी
एवरेज कंट्रीब्यूशन पर मंथ, इसको पर मंथ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग हुआ 2,40,000। ये हुआ आपका ईयरली एवरेज कंट्री। ठीक है, अब आते हैं, अब नेक्स्ट देखिए। अब इसी अमाउंट को 35 साल का अगर आपका नौकरी मानते हैं, इंटू कर देते हैं तो लगभग हुआ 84 लाख, यानी 84 लाख रुपए। और इस 84 लाख पे लगभग हर साल आपको 9 से 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक, अगर इसको 8% मानते हैं तो ये अमाउंट हुआ 1 करोड़ प्लस। तो एनपीएस के थ्रू आपको स्टार्टिंग में ही 60% मिल गया, जो कि इनकम टैक्स फ्री है, तो लगभग 60 लाख रुपए हुआ। अब प्लस 40 लाख रुपए आपका चला गया उधर, जिसको आपको टर्म बेसिस पे आपको मिलते रहेगा। अगर आप इस 60 लाख का एफडी भी कर देते हो, ठीक, तो आपको महीना का 40,000 रुपये मिल रहा है, और इधर टर्म बेसिस पे जो भी आ रहा है। तो अब हमें देखना है ना कि आखिर में जिसको दिखाया जा रहा है कि एक यूपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्या सच में वरदान है? यहाँ पे कई पॉइंट हैं, जैसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्यों करें, ठीक, अगर उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी का यहाँ पे डीए भी था, यहाँ पे आप डीए भी रिमूव कर दिए, यहाँ पे लास्ट ड्रॉ था, यहाँ पे आपने एवरेज बेसिक ऑफ लॉस्ट कर दिया। कहने का मतलब खुदा न खास्ता अगर आप यूपीएस में हैं और अगर आपको रिटायरमेंट के कुछ दिन बाद आपका डेथ हो जाता है तो फिर क्वेश्चन मार्क, बट अगर आप एनपीएस में हैं तो फिर आपको ये एटलीस्ट 60 लाख का तो फ़ायदा तुरंत मिल गया ना। तो हमें देखना है, चीज़ों को अच्छी तरह समझना है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि एक सही जानकारी जा सके लोगों के पास, ठीक है। वो भेड़ चाल में लोग नहीं चल पाए, और काफ़ी मेहनत से काफ़ी एनालिसिस करके वीडियो को बनाई गई है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और आगे जो भी अपडेट है हम लोग चैनल पे देते रहेंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो पे।